हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट मैंने कंप्लीट करा दिया, यूनिट 2 में पढ़ना है। लेकिन शुरुआत यूनिट 2 में होती है। जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अलग अलग जो वो बने थे, मतलब आज तक जितनी भी चीज़ें आई हैं, जैसे सबसे पहले यूनिवर्सिटी कमीशन है, यहाँ कमीशन से शुरू हुआ है। लेकिन हम थोड़ा सा पहले क्या है, प्रीवियस जो पहले प्राचीन टाइम पे रहे हैं, जो एजुकेशन के चीज़ें रही हैं, हम उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उससे होगा क्या, आज़ादी के पहले कौन कौन से अमेंडमेंट आए हैं एजुकेशन के लिए, वो जानने से क्या होगा, आपको एक बैक में दिमाग में क्या है, एक आइडिया रहेगा। सो मेरा नाम हसीबा है। आज हम शुरू करेंगे प्राचीन से आधुनिक शिक्षा, ये है। और ये सब के लिए जो यूजीसी नेट पे एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए, और साथ ही उनके लिए जो अगर एमएड बीएड में कहीं देख रहे हो तो वो भी डिस्क्रिप्टिवली ले सकते हैं। इसमें आपको सारे नोट्स, जो नोट्स हैं वो ज़्यादातर जो रहेंगे वो हिंदी में रहेंगे, पढ़ कोई भी सकता है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम। सो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो यूनिट 1 मतलब यूनिट 2 का जो पहला पार्ट है, शिक्षा का इतिहास, राजनीति एवं अर्थशास्त्र। उसका जो पहला पार्ट है वो शिक्षक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा में समितियों एवं आयोगों का योगदान, यहाँ से शुरू होता है। शिक्षक आयोग, कोठारी आयोग, ये सबसे शुरू होता है। पर हम लोग क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा हम लोग अपने क्या कहते हैं, थोड़ी सी पुरानी जो हिस्ट्री है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमको हेल्प मिल सके इससे। हम बात करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं चार्ल्स ग्रांट, 1746 से 1823 तक। चार्ल्स ग्रांट जो ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्देशक थे, भारत में आधुनिक शिक्षा का जनक माना जाता है। भारत में पश्चिमी शिक्षा एवं अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए 1792 ईस्वी में ब्लूप्रिंट नीति प्रारूप प्रस्तुत की गई। इसका उद्देश्य, थोड़ा सा कहीं कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसका उद्देश्य भारतीय समाज को बदलना था, जिसे वे गहरे दोषपूर्ण मानते थे, और यूरोपीय ज्ञान विज्ञान और तर्कशील विचारों का प्रयास करना चाहते थे। देखिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो था वो ये मानते थे कि अ, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे वेस्टर्न एजुकेशन उनकी ज़्यादा बेहतर है, तो वो ये चाहते थे कि इंडिया में इम्प्लीमेंट हो जाए वेस्टर्न एजुकेशन, जिससे क्या है, यहाँ के लोग रहे तो इंडियंस, पर उनका दिमाग सोचने का तरीका वो है वो वेस्टर्न हो जाए। उनकी योजना का लक्ष्य भारतीय समाज का परिवर्तन कर उसे यूरोपीय ज्ञान विज्ञान तर्क विचारों का प्रसार करना था। ग्रांड योजना जो आई थी उसका, ठीक है। चार्टर्ड एक्ट 1813 में पहले हम लोग पढ़ते हैं क्या है, इस अधिनियम के अंदर भारतीय साहित्य एवं विज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए की राशि नियत की गई। डायरेक्टली आपको सवाल यहाँ से मिल जाएगा कि 1 लाख रुपए की जो अमाउंट है वो कहाँ से कौन से एक्ट में पास किया गया, तो चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। 1817 में क्या हुआ था का, रॉयल रिस्क्रिप्ट बना, जिसमें 1817 में रेजेंट रानी गिरी पार्वती बाई ने लॉर्ड हेस्टिंग को शिक्षा पर एक ज्ञापन दिया, जिसमें कहा गया कि राज्य द्वारा शिक्षा का संपूर्ण वहन किया जाना चाहिए। यह राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारी के रूप में शिक्षा की पहली औपचारिक स्वीकृति थी। मतलब जो हमारे ऊपर रूल कर रहा है, ये उनकी पूरी जिम्मेदारी है कि हमारे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का इंतजाम किया जाए, और ये पहला एक औपचारिक माना जाता है, ठीक है। अब आता है माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन शिक्षा संबंधी मिनट। बम्बई के गवर्नर माउंट स्टुअर्ट ने एक प्रस्तुति दृष्टिकोण अपनाया, जिसके अंतर्गत भारतीय भाषाओं एवं अंग्रेजी के माध्यम से पाठ्यक्रम बनाया गया। वे भारतीयों के नैतिक एवं बौद्धिक विकास के पक्षधर थे। उन्होंने स्थानीय भाषा के पाठ्य पुस्तकों की रक्षा, देसी शिक्षकों की प्रशिक्षण और तत्काल बड़े पैमाने पर अंग्रेजी लागू करने के बजाय क्रमिक रूप से विद्यालय स्थापना पर बल दिया। इसी प्रकार की नीति ने बम्बई की प्रारंभिक शिक्षा को आकार दिया। अब बात आती है महत्वपूर्ण नीति एवं दस्तावेज में। सबसे पहले थॉमस
बेबिंगटन मेकाले 1835 ईस्वी में, इसे मेकाले मिनट भी कहा जाता है। थॉमस बेबिंगटन मेकाले एक कट्टर इंग्लिश थे, मतलब वो इंग्लिश के सपोर्ट में थे। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्टीट्यूशन के अध्यक्ष के रूप में 1835 में उन्होंने ओरिएंटल लर्निंग का विरोध किया और केवल अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की वकालत की। वो ये मानते थे कि और कोई लैंग्वेज जो है उसमें क्या कहते हैं इतना ताकत नहीं है कि वो अंग्रेजी को पछाड़ सके। उनके 1835 में मिनट ऑफ इंडियन एजुकेशन में कहा गया कि एक अच्छी यूरोपीय लाइब्रेरी की एक शेल्फ की पुस्तकें पूरे भारत और अरब की समस्त साहित्यिक धरोहर से अधिक मूल्यवान है। इसमें कहा गया कि उन्होंने ये बहुत फेमस कथन दिया था कि वर्ल्ड जो यूरोप की एक लाइब्रेरी है उसका एक जो पार्ट होता है लाइब्रेरी का, वो पूरे अरब और इंडियन एजुकेशन सिस्टम से या साहित्य से सबसे बेहतर है। बेंटिक का घोषणा पत्र 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1835 में अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान को बढ़ावा देना तथा अंग्रेजी को उच्च शिक्षा की प्राथमिक भाषा बनाना था। उनका मानना ये था कि अंग्रेजी एक ऐसी लैंग्वेज है जो बहुत अच्छी लैंग्वेज है जिससे आप इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है। बेसिकली उनको चाहिए था गुलाम नौकर जो हो इंडियन, बट सोच एजुकेशन सब उनकी वेस्टर्न हो। वुड डिस्पैच 1854 में आया था। 1854 में सर चार्ल्स वुड द्वारा वुड डिस्पैच लागू किया। चार्ल्स वुड ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लॉर्ड डलहौजी को पत्र लिखकर भारत में शिक्षा के लिए एक विस्तृत योजना प्रस्तुत की। उन्होंने 3 स्तरीय भाषा नीति का प्रस्ताव किया। प्राथमिक स्तर पर स्थानीय भाषाएं, माध्यमिक एवं इंग्लो वर्नाकुलर और उच्च स्तर पर अंग्रेजी। उन्होंने साफ कहा था कि इंडिया में 3 तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए। जो क्या कहते हैं प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे की स्थानीय भाषा जो बोलता है उसमें, उसकी बात आता है माध्यमिक स्तर पर इंग्लो वर्नाकुलर और मतलब बाइलिंगुअल कह सकते हैं, 2 तरह की लैंग्वेजेस। इंग्लिश को कॉम्प्लीमेंट्री ले लें और उच्च स्तर पर क्या है सिर्फ अंग्रेजी ले। यह दस्तावेज भारत की अंग्रेजी शिक्षा का महान चार्टर्ड कहलाता है। देखिए अब सीधा सवाल ऐसे बन जाता है यहाँ पे कि क्या कहते हैं वुड डिस्पैच कब आया था। दूसरा ये बनता है कि इसमें इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज के क्या स्तर थे। दूसरा और इसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का महान चार्टर्ड किसे कहा जाता है, तो ये डायरेक्टली सवाल बनेगा। प्रथम 3 विश्वविद्यालय ये मोस्ट ऑफ टाइम आपको मिल जाएगा। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास, ये इसकी स्थापना हुई थी। इसका अधिनियम कौन सा था? 1857 अधिनियम। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो थी लंदन यूनिवर्सिटी के इसमें हिसाब से बनी थी। ये बिल्कुल एकदम बिल्कुल बराबर सवाल बनता है, आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, मतलब आप वो नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड स्टेनली डिस्पैच, इसकी डेट क्या है? 7 अप्रैल 1859 में। अ, ये 1857 के बाद महत्वपूर्ण शिक्षा नीति की समीक्षा थी। इसके भारत के प्रथम सचिव ने जारी किया। इसमें वुड डिस्पैच 1854 के शैक्षिक सुधारों को, मतलब आप ये कह सकते हैं सवाल कैसे बनेगा, वुड डिस्पैच को जो सुधार है वो किसने कौन से इसमें आया था, सुधार किए गए थे। इसमें प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, अनुदान, इन एड की वृद्धि, प्रशिक्षण को बढ़ावा और 100 से अधिक समान विद्यालयों की स्थापना पर बल दिया था। तो इसमें काम क्या हुआ था ये आप देख लीजिएगा। अब आता है हंटर आयोग 1882 में। 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा नियुक्त तथा सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में अध्यक्षता में मुख्य रूप से प्राथमिक शिक्षा की विस्तार, मातृभाषा में शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने पर बल दिया जाता है। उन्होंने जिला बोर्ड को शिक्षा का नियंत्रण सौंपकर जन शिक्षा सुधार। देखिए हंटर आयोग कब आया ये याद करना है आपको, और यहाँ से व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर बल दिया, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद हम बात करते हैं, अब आता है पंजाब विश्वविद्यालय। डायरेक्टली से सवाल बनता है कि पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, ये यहाँ से।
14 अक्टूबर आपका 1882 इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अब जब जब आएगा ना क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्टली ऐसे ही बनता है कि आपको क्या करना है। आपको मतलब डायरेक्टली सवाल पूछेगा 1882 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय बना। 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग या रैले कमीशन आया, जिसके अध्यक्ष जो थे लाल कर्जन, सदस्य सर थॉमस रैले के। यहाँ से उद्देश्य उच्च शिक्षा में सुधार और विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण, स्वायत्तता में कमी और उच्च मानकों संबंध, महाविद्यालयों में भी संबद्धता। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। रैले कमीशन की प्रमुख सिफारिशें जो थी वो ये थी कि सीमित संबद्धता, केवल वे महाविद्यालय जो निर्धारित मानकों को पूरा करते हैं उन्हें ही संबद्धता दी जाए। विश्वविद्यालयों में शक्ति विश्वविद्यालयों को सीनेट और सिंडिकेट के अधिक अधिकार एवं नामित किया जाए। पूर्वकालिक कुलपति फुल टाइम वाइस चांसलर, प्रत्येक विश्वविद्यालय के स्थानीय कुलपति हो, शिक्षण एवं अनुसंधान को प्रोत्साहन। उनका ये कहना था कि विश्वविद्यालयों का ध्यान शिक्षा के अनुसार अनुसंधान को भी बढ़ावा देने में होना चाहिए। विद्यालयों के साथ समन्वय, इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन विद स्कूल। उच्च माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में समन्वय स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालयों के स्कूल के साथ निकट सहयोग करना चाहिए। अधिक सरकारी नियंत्रण, अनुशासन और दक्षता सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय में सरकार का। देखिए, रैले कमीशन के आधार भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में पारित किया गया। इस कानून का उद्देश्य विद्यालयों को आधुनिकता तथा सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देना। सेंट्रल आयोग 1917 से, जिसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये डायरेक्ट सवाल ऐसे बन जाता है। इस आयोग का गठन कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को जांच करना, परंतु इसने व्यापक रूप से उच्च शिक्षा पर बल दिया। डॉक्टर माइकल ई सैडलर और उपाध्यक्ष लीड्स विश्वविद्यालय कुलपति सर आशुतोष मुखर्जी एवं जियाउद्दीन रहमान अहमद थे। ये वाला आपको याद रखना है। अब आता है माध्यमिक शिक्षा का पृथक्करण। आयोग ने विश्वविद्यालय, मतलब जो हम जिसकी बात कर रहे थे, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा का पृथक्करण आयोग ने विश्वविद्यालय में से 11वीं और 12वीं कक्षाओं को अलग कर और मध्यवर्ती महाविद्यालयों की स्थापना करने की सिफारिश की, जिसमें हाई स्कूल और विश्वविद्यालय के बीच खाई को पाटा जा सके। 10+2+3 आयोग ने आधुनिक 10+2+3 की आधारशिला रखी। 10 वर्षों में विद्यालय शिक्षा, 2 वर्ष में इंटर और जूनियर और 3 वर्ष में स्नातक डिग्री शामिल है। माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट बोर्ड, प्रत्येक प्रांत में एक पृथक बोर्ड स्थापित किया का प्रस्ताव दिया गया, जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट शिक्षा का प्रबंधन करे। शिक्षण एवं आवासीय विद्यालय, सिफारिश की गई कि केवल विश्वविद्यालय शिक्षण संस्थान न हो, बल्कि अध्यापक, अनुसंधान, छात्र निवास की व्यवस्था, जिसमें का विश्वविद्यालय। राज्य विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता में कमी। उनका कहना यह था कि आयोग ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालयों की अधिक स्वायत्तता दी जाए और अनावश्यक कठोर नियमों को कम कर दिया जाए, जिसमें शिक्षकों को प्रशासनिक नियंत्रण से मुक्त होकर स्वायत्तता मिल सके। अब आता 3 वर्षीय की डिग्री कोर्स। स्नातक डिग्री की अवधि को 3 वर्ष का करने का सुझाव दिया गया था। इंटरमीडिएट परीक्षा के बाद में पास और ऑनर्स कोर्स में भेद। शैक्षिक विशेषज्ञों को पढ़ाने के लिए पास और ऑनर्स पाठ्यक्रमों के बीच स्पष्ट अंतर करने की सलाह दी गई। पूर्वकालिक कुलपति की नियुक्ति, विश्वविद्यालय में शैक्षिक नेतृत्व और प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए पूर्वकालिक उपकुलपति की नियुक्ति की सिफारिश की गई। अब इसके आगे का थोड़ा हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल रहा आपके लिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।